आई गेस। तो मेरे फादर की एक फिलॉसफी थी, व्हेन आई वाज अ किड, मेरे फादर की एक फिलॉसफी थी कि चिल्ड्रन शुड नॉट बी गिवन कैश इन हैंड्स, एटलीस्ट जब तक वो क्लास 10 तक ना पहुंच पाए, क्योंकि क्लास 10 पे पहुंचने के बाद थोड़ा सा मेच्योर हो जाते हैं इस चीज को लेके कि हैंडल कैसे करना है। तो मेरे फादर की ये फिलॉसफी थी कि चिल्ड्रन शुड नॉट बी गिवन कैश, क्योंकि उनको पता था विद कैश चिल्ड्रन कैन डू ऐश, कैश के साथ जो बच्चे हैं वो ऐश कर सकते हैं। तो एक दिन ऐसा हुआ कि मुझे कुछ पैसों की जरूरत पड़ी, भाई पढ़ सकती है बिल्कुल। तो मैं क्लास 6 में ही था एंड मैंने अपने फादर के पास गया, मैंने कहा कि फादर फादर मुझे थोड़ा सा पैसा चाहिए। उन्होंने पूछा फॉर व्हाट, क्यों चाहिए? मैंने कहा उनको कि सारे बच्चे आते हैं पैसे लेके, वो पार्टी करते हैं, पार्टी देते हैं, मुझे भी पार्टी देनी है। तो फादर ने कहा नो वरीज, पिताजी ने कहा मेरे कोई दिक्कत नहीं है, मैं स्कूल आता हूं, आई विल अरेंज द ट्रीट, मैं स्कूल आऊंगा, मैं सबको पार्टी दे देता हूं। मैंने कहा नो नॉट नीडेड, क्योंकि मुझे पता था कि अगर मेरे फादर स्कूल आएंगे तो मेरे दोस्तों के लिए तो ट्रीट हो या ना हो, मेरे लिए जरूर हो जाएगी, क्योंकि वो स्कूल आएंगे, टीचर से मिलेंगे, टीचर शिकायत करेगी और वहीं पे पिटाई। लेकिन पैसों की तो जरूरत है, मैंने वहां पे बोल दिया कि नहीं चाहिए, लेकिन मुझे चाहिए तो था, जरूरत तो थी भाई, पार्टी करनी थी, इंपॉर्टेंट चीज है। तो अब मैं कुछ सोचने के बाद, थोड़ा सा मैं सोचने के बाद मेरे पास 3 सोर्स मिले। मैंने पहले 3 सोर्स आइडेंटिफाई किए। पहला सोर्स जो मेरे दिमाग में आया वो था, देखिए आप, कुछ इस तरीके से, सॉरी फॉर माई ड्राइंग अगेन, जैसा कि आप देख सकते हैं ये मेरे फादर की पतलून है, दिस इज अ ट्राउजर ऑफ माई फादर। मुझे ये पता था कि मेरे पिताजी कुछ पैसे अपने ट्राउजर में हमेशा रखते हैं, तो मेरे दिमाग में ये आइडिया आया कि मैं इस ट्राउजर में बस हाथ डालूंगा, पैसे निकाल लूंगा, हो गया काम मेरा। दूसरा जो एक और आया आइडिया मेरे दिमाग में वो था, जैसा कि ये आपको देख के तो पता ही चल रहा होगा ये क्या है, ये एक एलमेरा है, मेरे घर में एक एलमेरा थी पुरानी। दूसरा ये भी है एक तरीका जिसमें ये लॉक लगा है, इसको ओपन किया, इसमें चाबी डाली, इसको ओपन किया, इसमें पैसे रखे, निकाल लिया। अब तीसरा एक और मेरे पास सोर्स था, वो था जो मैं ड्राइंग बना रहा हूं, शायद आपको ड्राइंग से समझ में आ जाए मैं क्या बना रहा हूं। हर घर में एक मंदिर डेडिकेटेड होता है भगवान जी को, अपने गॉड को। तो ये टेंपल है, मुझे पता था कि टेंपल में पैसे जरूर होते हैं, मैं चाहता तो टेंपल से भी पैसे निकाल सकता था। तो अब मैंने धीरे धीरे करके ये 3 सोर्स आइडेंटिफाई किए, ये 3 सोर्स मैंने निकाले जिससे मेरे को पैसे मिल सकते थे। क्लियर है? अब मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछता हूं, आपसे क्वेश्चन मैं ये पूछना चाहता हूं कि हैड यू बीन इन माई प्लेस, अगर आप मेरी जगह पे होते तो आप कौन सा वे चूज करते? क्या आप ट्राउजर से पैसे लेते, या आप एलमेरा से लेते, या आप टेंपल से निकालते? आप इसको सोच के आंसर दीजिएगा थोड़ा। ये पूरा मैं एक कॉन्टेक्स्ट बना रहा हूं आपके लिए। आप बताइए, आप ट्राउजर से पैसे लेते? देखिए ट्राउजर से पैसे लेना इज वेरी इजी, आपको कुछ नहीं करना है, बस ट्राउजर में हाथ डालना है, पैसे निकालने, और आपका काम हो गया, यू आर गुड टू गो। लेकिन एलमेरा एंड मंदिर में पैसे निकालने के लिए आपको लॉक खोलना पड़ेगा, और ये जो लॉक है ये ऐसा है कि जब आप इसको ओपन करते हो तो एक कट से आवाज आती है, ऐसा लगता है, इतनी तेज आवाज आती है, ऐसा लगता है कि गोली चल गई। तो प्रोसीजर वाइज तो इट इज वेरी इजी, ये जो है बहुत इजी है। अगर आप मेरी जगह पे होते, चलो आप ये भूल जाओ कि अभी यहां पे कुछ ऐसी आवाज आ रही है, मान लो आपके पास एक ब्रांड न्यू एलमेरा, मेरे घर पे तो भाई बहुत पुराना एलमेरा है, मान लो कि अगर आपके पास एक सिचुएशन होती कि आपको पैसे निकालने, तो आप इन तीनों में से किस में से निकालते? ओके, टेंपल टेंपल टेंपल, ठीक है, तो टेंपल से आप पैसे निकालते। बहुत लोग कह रहे हैं टेंपल से निकालते, भगवान को बचाओ, सब लोग मंदिर खोलने में लगे हुए हैं। ठीक है, चलिए दूसरा क्वेश्चन, आपने चलो टेंपल से तो पैसे निकाल लिए, अब एक और चीज मैं पूछता हूं। नहीं नहीं, ये नहीं चलेगा कि आई विल नॉट स्टील, चुराना तो पड़ेगा भाई आपको। एक और चीज मैं बात करता हूं, अगर मैं आपकी जगह होता तो मैं ट्राउजर से पैसे निकालता। क्यों?
मैं क्यों ट्राउजर बार बार बोल रहा हूं? क्योंकि मुझे इसमें कुछ नहीं करना है, बस मुझे हाथ डालना है, पैसे निकालना है। द प्रोसीजर टू स्टील मनी फ्रॉम दिस ट्राउजर, इस ट्राउजर से पैसे चुराने का जो प्रोसीजर है वो बहुत सिंपल है, मुझे कुछ नहीं करना। ये तो नॉइज भी नहीं करेगा ना, आवाज भी नहीं करेगा। भाई ये दोनों तो चलो आवाज कर रहे हैं, कट से इनकी आवाज आ रही है कि गोली चल गई, लेकिन इसके पास कोई वॉइस नहीं है। नो वॉइस इक्वल टू नो नॉइस, समझ रहे हो आप मेरी बात? तो कहीं ना कहीं मैं ट्राउजर से ही पैसे निकालता, जिससे ये आवाज भी ना करता। क्लियर है? मैं इसको इसलिए करता बिकॉज मैनिपुलेटिंग ट्राउजर इज इजीएस्ट, इट वॉज इजीएस्ट। समझ रहे हो आप? चलो ये तो डिसाइड हो गया आपने कि ये कर लिया, आपने ट्राउजर से पैसे निकाल लिए। लेकिन अब इन दोनों पे आते हैं हम लोग, इन दोनों पे, एल्मेरा एंड टेम्पल। अगर आपको मैं ये कहता हूं कि आपको ट्राउजर से पैसे नहीं निकालने, आपको ट्राउजर से पैसे नहीं निकालने, आपके पास सिर्फ ये दो ऑप्शन है कि आप एल्मेरा से पैसे निकाल सकते हो या टेम्पल से। बिलीव मी, मैं अगर आपसे ये बात करूंगा ना कि आप पूछूंगा अगर कि आप किसमें से पैसे निकालोगे, बिलीव मी 90% ऑफ द पर्सन, 90% के लोग ऐसे होंगे जो बोलेंगे मैं अगेन टेम्पल से निकालूंगा, क्योंकि टेम्पल में रखे हुए पैसे के, भगवान के चरणों में पैसे रखे हैं, वो उसका कोई रिकॉर्ड नहीं होता, तो आप इससे निकाल लोगे, टेम्पल से। बट बिलीव मी, यहां पे आप गलत हो गए, यही आपने गलती कर दी। बिकॉज आप लोग एक सेक्रेट सोल हो, आप लोग एक प्योर सोल हो, दिव्य आत्मा हो, इस वजह से आपकी जो दिमाग है ना, उस तरीके का खुराफात नहीं सोच सकता है जो मेरा दिमाग सोचता था उस टाइम पे, जब मैं 6ठी क्लास में था। आप लोग बहुत प्योर हो, तो आप लोग इतना खुराफाती दिमाग नहीं रख पाते हो शायद। मुझे पता था उस समय भी कि दुनिया में किसी से भी पंगा लेने का, बट भगवान से पंगा नहीं लेने का, मुझे ये बहुत अच्छे से पता था। बिकॉज क्यों? गॉड उस समय तो कुछ नहीं बोलेंगे, उस पर्टिकुलर टाइम पे तो गॉड कुछ नहीं बोलेंगे, बट जब रिजल्ट आएगा तब ये सबसे ज्यादा बोलेंगे। गॉड विल स्पीक व्हेन द रिजल्ट्स आर आउट, जब नतीजे आएंगे तब गॉड बोलेंगे, उससे पहले वो कुछ भी नहीं बोलेंगे। क्लियर है? इसलिए मैं जो कंसिडर करता हूं कि मनी केप्ट इन टेम्पल इज अ सेक्रेड मनी। सेक्रेड मनी, सेक्रेड मतलब प्योर, दिव्य, दिव्य मनी है ये। इट इज अ प्योर मनी। भाई ये प्योर मनी है, ये दिव्य है। यहां पे रखा हुआ पैसा सिर्फ और सिर्फ पैसा ही नहीं है, ये एक दिव्य मनी है। इट इज अ सेक्रेड मनी, होली मनी। समझ रहे हो आप? होली है यहां का रखा हुआ पैसा। तो मैं कहीं ना कहीं इसको मैनिपुलेट करता, मेरे को ऑप्शन भी मिलता तब भी मैं मंदिर को ना छूता। इसका रीजन क्या है? बिकॉज द मनी केप्ट इन द टेम्पल इज प्योर मनी। क्लियर है? जबकि प्रोसीजर टू ओपन द डोर इज इक्वली सेम, प्रोसीजर दोनों इक्वली डिफिकल्ट है। इसको ओपन करो या इसको ओपन करो, दोनों इक्वली डिफिकल्ट है, इक्वली डिफिकल्ट। क्लियर है बेटा आपको? चलो अब मैं एक और क्वेश्चन आपसे इसी के ऊपर पूछूंगा। भाई देखिए, किसी को अगर ये चीज नहीं क्लियर हो रही है कि मैं मंदिर, अभी ये कॉन्टेक्स्ट मैं समझाऊंगा आपको, बीच बीच में आप कमेंट्स मत करिए ऐसे। आई विल गिव यू द टाइम, आराम से आप लोग कमेंट करना, उसके लिए परेशानी बात नहीं है। सुनिए आप पूरा, एक बार मैं फिर से रिपीट करता हूं। मनी केप्ट इन टेम्पल इज अ सेक्रेड मनी। भाई मैं यहां से अगर पैसे चुरा लूंगा आज, मैं कल को जाके भगवान को क्या मुंह दिखाऊंगा? मैं अपनी सोल, अपनी आत्मा से क्या बात करूंगा कि मंदिर से पैसे चुराए? बट बिलीव मी, अगर रीजन टू स्टील मनी फ्रॉम टेम्पल इज वेरी स्ट्रॉन्ग, लेट्स से विद एन एग्जांपल, मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं कि मेरा एक फ्रेंड है, उसका एक्सीडेंट हो जाता है। लेट्स से उसका एक्सीडेंट हो गया और पैसे की जरूरत पड़ी, ट्राउजर खोला, कोई पैसे नहीं है, एल्मेरा खोली, नो मनी। इस केस में अगर टेम्पल के पास पैसे हैं, जैसे कि टेम्पल के पास हमेशा होते हैं, अगर इनके पास पैसे हैं तो आई विल स्टील मनी फ्रॉम हेयर, मैं चुराऊंगा यहां से पैसे, और इस टाइम पे गॉड भी बुरा नहीं मानेंगे, बिकॉज आई हैव अ प्योर जस्टिफिकेशन, आई हैव अ वेरी वैलिड जस्टिफिकेशन
आई हैव अ वेरी प्योर जस्टिफिकेशन कि जो मैं जिस कार्य के लिए ये पैसे यहां से उठा रहा हूं वो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है या वैलिड है। समझ रहे हो आप? ये रीजन है कि इफ द रीजन टू स्टील मनी फ्रॉम द टेम्पल या फ्रॉम ऑफ कोर्स टेम्पल ओनली इज वेरी स्ट्रांग, मैं ऑब्वियस सी बात है चुरा लूंगा पैसे। क्लियर है? फ्रेंड का एक्सीडेंट हो गया, यहां खोला कोई मनी नहीं मिला, एलमेरा खोला कोई मनी नहीं मिला, लेकिन टेम्पल में रखा है पैसा, तो डेफिनेटली आई विल बी स्टीलिंग इट फ्रॉम देयर। मुझे पता है एक चीज भाई, यही हो रहा था ना, अभी तक यही था। अगर लेकिन नॉर्मल रीजन है तो पिताजी से पंगा ले लेने का, भगवान से पंगा नहीं लेने का। समझ में आ गया? क्लियर है? प्रोसीजर वाइज तो भाई ये बहुत इजी है ना, तो आप जनरली इसी से निकालोगे पैसे। अभी यहां पे मैं पॉलिटी नहीं पढ़ा रहा हूं, क्लियरली मैं बता रहा हूं आपको, मैं पॉलिटी अभी पढ़ा नहीं रहा हूं। ये एक स्टोरी चल रही है, स्टोरी में मैं एक बच्चा हूं और मैंने आपको पूरा एक अपना सिनेरियो बताया। जब मैं छठी क्लास में था मुझे पार्टी देनी थी और ये सारी चीजें कि मैं पैसे कहां से ले लेता। अभी मैं समझाता हूं आगे और क्या हुआ। चलो, अब मैंने आपको इतनी कहानी सुनाई क्यों? एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है कि मैंने ये सब क्यों किया। एक क्लास बहुत इंपॉर्टेंट है, तो मैंने उस बीच में ये क्यों किया। अब मैं इसको आपको पॉलिटी के पर्सपेक्टिव में लेके आता हूं। ये समझ में आ गया आपको? मुझे क्लियर? आप कमेंट करके देखिए अगर आपको कोई इशू आ रहा है इतने में कि ये स्टोरी आपको समझ में आई पूरी। पतलून से पैसे निकालना वॉज वेरी इजी। क्यों? क्योंकि ये कोई आवाज भी नहीं करता, लेकिन इसके पास बहुत जोर की आवाज थी क्योंकि ये पुरानी अलमीरा है। सेम ये जो लॉक है हमारा दरवाजा, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ये भी बहुत ज्यादा आवाज करता था। तो हम लोग ने क्या किया, इसको छोड़ा भी, ये सबसे इजी था। अब मैं इसको पॉलिटी के पर्सपेक्टिव में लेके आता हूं। ये मैंने आपको 3 तरीके के पैसे चुराने के वे नहीं दिखाए हैं। कहीं ना कहीं आप अगर ध्यान से देखो, मैं ये 3 तरीके के आपको सोर्स नहीं बता रहा हूं कि पैसे यहां से चुरा लो, मैं आपको दिखा रहा हूं। मैं आपको रुको एक बार इरेज कर देता हूं ये सारी चीजें। मैंने आपको जो बताया है वो बताया है 3 तरीके के राइट्स। आई हैव टोल्ड यू अबाउट 3 टाइप्स ऑफ राइट्स। मैंने 3 तरीके के अधिकारों के बारे में बात की है यहां पे। अधिकार कैसे? चलो अभी मैं आपको, अभी मेरे को ये ड्राइंग दोबारा से आपको बना के दिखानी पड़ेगी, तो वेट करना आप लोग। देखिए, संविधान हमें 3 तरीके के राइट्स देता है। पहला एक राइट होता है, उसका नाम होता है ऑर्डिनरी लीगल राइट्स। मैंने इसको शॉर्ट फॉर्म में लिखा है। अब ऑर्डिनरी लीगल राइट होता क्या है, ये कहां से आता है और होता क्या है? मान लीजिए मैं एक बात करता हूं, कोई लीगल राइट है, जैसे राइट टू मैटरनिटी बेनिफिट्स। भाई मैंने शॉर्ट फॉर्म में लिखा है मैटरनिटी बेनिफिट्स है, मैं एक्सप्लेन कर रहा हूं। राइट के ऊपर अभी आपको नहीं जाना है, मत सोचना कौन सी राइट है कौन सा आर्टिकल है, लीव इट। समझने की कोशिश करो पहले, मैं सब कुछ एक्सप्लेन करूंगा आपको। जो कॉन्टेक्स्ट बना रहा हूं वो बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है? अगर आपके पास एक राइट है, राइट टू मैटरनिटी बेनिफिट, आपने सुना होगा। एक और राइट है अपने पास, राइट टू हैविंग 100 डेज ऑफ, 100 दिन का अनस्किल्ड लेबर। समझ रहे हो आप? राइट टू हैव लाइसेंस। ये 3 राइट्स हैं, लेकिन बेटा इसका सोर्स क्या है? समझ रहे हो? पैसे तो ट्राउजर में भी थे, लेकिन उसका सोर्स क्या था? इजी वे जो था उसका सोर्स क्या था? जो इजीएस्ट वे था पैसे चुराने का, उसका सोर्स क्या था? ट्राउजर। उसी तरीके से ये जो राइट्स हैं, इनका सोर्स क्या है? इनका सोर्स है, बताइए, मैटरनिटी बेनिफिट्स या मैटरनिटी लीव 26 वीक। 26 वीक इसका सोर्स क्या है? इसका है मैटरनिटी रिलीफ अमेंडमेंट एक्ट 2016। भाई ये जो लॉ है ना, ये सोर्स है। दीज आर कॉल्ड राइट्स, दीज आर कॉल्ड लॉ। क्लियरली समझिएगा, दीज आर द सोर्स फॉर दिस। ऐसे ही इसका क्या है? इसका है महात्मा गांधी मनरेगा, इसी तरह मोटर व्हीकल एक्ट। तो आप समझिए अब मैं क्या कह रहा हूं। मैं कह रहा हूं ये जो सोर्सेज हैं, इन सोर्सेज से क्या मिला हमको? ये राइट्स मिली। क्लियर? अब आप कहोगे कि मैंने यार इसको पूरा पापा की पतलून से क्यों कंपेयर कर दिया? पापा की पतलून यहां कहां आ रही है, बताता हूं। मान लीजिए ये आपके फादर साहब की पतलून थी। देखिए जिस तरीके से
इस पतलून में से, इस पैंट में से हाथ डालना और उससे पैसे निकालना वॉज वेरी इजी। ये बिल्कुल आवाज ना करता, कोई ज्यादा नाटक नहीं था, आराम से आप पैसे डालते, आप पैसे निकाल लेते, काम खत्म आपका, आपने पार्टी कर ली। सेम वेज इस जो राइट को अमेंड करना या चेंज करना इज वेरी इजी। बस आपको क्या करना है, एक सिंपल सा अमेंडमेंट पास करना है, सिंपल मेजॉरिटी के साथ, सिंपल मेजॉरिटी के साथ एंड चेंज। बहुत इजी है इसको चेंज करना। द प्रोसीजर टू अमेंड ऑर्डिनरी लीगल राइट इज वेरी इजी। इसीलिए मैंने इसको कंपेयर किया आपके फादर साहब की पतलून के साथ। क्लियर हो गया ये चीज। अब चलिए, ये तो एक बहुत छोटी सी बात हो गई। इसी में मैं अगर आ जाए तो कल को मान लीजिए, अच्छा सरकार कहती है, गवर्नमेंट कहती है कल को कि भाई जो आपने मैटरनिटी लीव जो हम भाई 26 की वीक की देते हैं, अब हम 26 नहीं देंगे, हम 30 वीक्स की देंगे। वेरी इजी, इनको कुछ नहीं करना है, ये उठाएंगे, आएंगे, स्पेशल मेजॉरिटी के साथ पास होगा, बिल खत्म हो गया पास। कल को भाई बोलता है कि नहीं लाइसेंस जो है वो 18 ईयर्स पे मिलता था, अब मैं 16 साल पे दे दूंगा, बिल्कुल सिंपल मेजॉरिटी के साथ पास किया, कंप्लीट हो गया। और ज्यादा जस्टिफिकेशन भी नहीं देना पड़ेगा इसको करने के लिए, बहुत ज्यादा जस्टिफिकेशन रिक्वायर्ड नहीं है। सिर्फ कि भाई इकोनॉमी अच्छी नहीं चल रही है कंट्री की, 100 डेज वर्क की जगह हम 80 डेज देंगे, तो बहुत इजीली ये चीज पॉसिबल है कि ये चीज किया जा सकता है। समझ रहे हो आप? क्लियर हो गया ये चीज। अब इसी पे हम आते हैं अपने मंदिर और अपने एल्मेरा की तरफ। पैंट का आपको मैंने क्लियर कर दिया है कि क्या सीन था, शायद इस चीज से आप भूलो नहीं अब आगे कि क्या हो रहा है। ऑर्डिनरी लीगल राइट इफ टू बी मैनिपुलेटेड, एक सिंपल अमेंडमेंट पास किया जाएगा, सिंपल सा अमेंडमेंट पास कर देंगे, स्पेशल नहीं, सिंपल मेजॉरिटी होगी, स्पेशल नहीं, मैं बार बार बोल रहा हूं, स्पेशल नहीं, सिंपल मेजॉरिटी होगी, सिंपल मेजॉरिटी के साथ पास हुआ और अमेंड हो गया। लेकिन अब अगर मैं बोलता हूं कि हमारे पास सिर्फ 2 सोर्सेज हैं, एक टेंपल और एक है हमारा एल्मेरा, बताइए इसको अगर मैनिपुलेट करना है तो प्रोसीजर क्या है? इसको मैनिपुलेट करने का प्रोसीजर इज इक्वली डिफरेंट। मैं इसको एक बॉक्स में कर देता हूं, चेंज कर लेता हूं। मैंने इसको एक बॉक्स में कर लिया, ठीक। अच्छा, ये बॉक्स में मैंने क्यों किया है? बिकॉज इट इज गिविंग अस द फील ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। मान लीजिए ये कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर है, तो मेरा कहने का ये मतलब है आप लोग से कि ये जो दोनों आपके सोर्सेज हैं ये कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड कर रहा है, एंड मंदिर जो है सेक्रेड। अब मैं आपसे एक क्वेश्चन और पूछूंगा, अगर मान लीजिए आपको ये कॉन्स्टिट्यूशन हो गया, भाई किसी भी चीज में किसी भी कीमत पे इसको अगर मैनिपुलेट करना है तो प्रोसीजर इज स्ट्रांग और प्रोसीजर इज डिफिकल्ट और इट इज इजी। चलिए बताइए, फटाफट से कमेंट करिए। कमेंट आप लोग कोई भी क्वेश्चन हो जब आंसर करिए उसको, बीइंग रॉन्ग इज नॉट रॉन्ग, हमेशा ये लाइन याद रखिएगा। कभी भी क्वेश्चन का आंसर देने से घबराइएगा नहीं, ठीक है। चलिए, अब इसको मैनिपुलेट करना है, इसका प्रोसीजर वाज डिफिकल्ट। भाई आपको ओपन करना है, कट से आवाज आएगी, आवाज आ गई, किसी ने सुन लिया तो फिर पिटाई। समझ रहे हो आप? तो मैं यही समझा रहा हूं आपको। अब चलिए, टेंपल मैंने बोला, टेंपल में मान लीजिए एक पार्ट 3 है ऑफ आवर कॉन्स्टिट्यूशन, जिसमें कि बोलते हैं पार्ट 3 में क्या है? राइट टू, बोलिए, राइट टू इक्वालिटी विच इज देयर इन आर्टिकल 14, और बोलिए राइट टू अगेंस्ट अनटचेबिलिटी। समझ रहे हैं? तो ये मान लीजिए, अब ये पर्टिकुलरली यहां पे क्यों दिया गया है फंडामेंटल राइट्स में, पर्टिकुलरली पार्ट 3 में क्यों दिया गया है? मैं आपको एक ये दे रहा हूं, मान लीजिए डिस्क्रिमिनेशन के अगेंस्ट की बात हुई, पहले 14 आ गया इक्वालिटी के लिए, 15 आ गया अगेंस्ट डिस्क्रिमिनेशन, 17 हो गया, 21 हो गया, सारे तमाम राइट्स।
दीज आर प्रोवाइडेड बाय कॉन्स्टिट्यूशन, ये हमें कॉन्स्टिट्यूशन ने दिए हैं, कॉन्स्टिट्यूशन ने हमको ये दिए हैं राइट्स, एंड पर्टिकुलरली इन पार्ट 3। बट ऐसा नहीं है कि सारे आपके राइट्स जो हैं वो पार्ट 3 में ही है। मैंने हमेशा ये आपसे बोला पैसा रखा है मंदिर में, पैसा रखा है अलमीरा में, लेकिन फिर भी मैं अलमीरा से चुराऊंगा क्यों? प्रोसीजर इक्वली डिफरेंट, इक्वली डिफिकल्ट, सॉरी, प्रोसीजर जो है इन लोग को खोलना है, चाबी लगानी है, कट से आवाज आएगी, इक्वली डिफिकल्ट है, दोनों को खोलना बहुत मुश्किल है। लेकिन फिर भी मैं मंदिर से पैसे नहीं चुराऊंगा, मैं मंदिर से सिर्फ उसी कीमत पे पैसे चुरा सकता हूं जब इसका रीजन होगा वो बहुत स्ट्रांग होगा, सबसे स्ट्रांग रीजन होगा, तभी मैं इससे चुराऊंगा पैसे। अदरवाइज आई विल ऑलवेज मैनिपुलेट दिस। प्रोसीजर दोनों का इक्वली डिफिकल्ट, बट दिस इज सेक्रेड। क्लियर है बेटा? अच्छा, इसको मैंने सेक्रेड कहा क्यों है, आप ये ध्यान दीजिएगा। कॉन्स्टिट्यूशनल राइट जो होता है ना, राइट्स गिवन बाय कॉन्स्टिट्यूशन आर नॉट ओनली इन पार्ट 3। मतलब जो राइट्स कॉन्स्टिट्यूशन ने आपको दी है वो सिर्फ और सिर्फ पार्ट 3 में नहीं है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ पार्ट 3 में ही है। आप देखिए, एग्जांपल मैं आपको देता हूं अभी यहीं पे। पार्ट 12 आपको क्या राइट देता है? आपको बोर्ड दिख रहा है ना? पार्ट 12 आपको बोलता है 300A के तहत राइट टू प्रॉपर्टी। बताइए, ठीक है? इसी तरीके से पार्ट 13 ये क्या देता है बेटा? हाँ, फ्रीडम ऑफ फ्री ट्रेड, कॉमर्स। पार्ट 12 आपको देता है राइट टू प्रॉपर्टी, पार्ट 13 देता है फ्री ट्रेड कॉमर्स ओवर इंडिया। समझ रहे हो? ये किस चीज में दिया हुआ है आपको? 301 में, 301 में, ठीक है? इसी तरीके से 326 में हमें दिया है यूनिवर्सल एडल्ट सफरेज। इसमें आप वही 18 के हो जाओ तो वोट कर सकते हो, यही वाला है ये। तो देखिए, आपको कॉन्स्टिट्यूशन ने जो राइट दिए हैं वो सिर्फ और सिर्फ पार्ट 3 में नहीं दिए हैं, पार्ट 13, पार्ट 12 और भी जगह दिए हुए हैं। बट ये इतना ज्यादा स्पेसिफिक क्यों है? पार्ट 3 इतना स्पेसिफिक क्यों है? क्यों है होली? क्यों होली इन द सेंस क्यों सेक्रेड है? क्यों इतना पवित्र और क्यों इसको अलग रखा गया है? क्योंकि दीज आर नोन एज फंडामेंटल राइट्स। इनको फंडामेंटल राइट्स कहते हैं। फंडामेंटल कहते क्यों है ये मैं अभी आगे पढ़ाऊंगा। इसका फंडामेंटल कहते क्यों है आज ही की क्लास में मैं कंप्लीट करके जाऊंगा। लेकिन आप समझिए, दीज राइट्स आर मच मोर डिफरेंट फ्रॉम दीज राइट्स। अभी मैं क्लियर करूंगा सारी बातें आपको। पहले एक भूमिका बन रही है, उसको आप लोग समझने की कोशिश करिए। क्लियर है? राइट्स प्रोवाइडेड बाय कॉन्स्टिट्यूशन आर नॉट ओनली इन पार्ट 3 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। जो संविधान आपको अधिकार देता है वो सिर्फ और सिर्फ पार्ट 3 में नहीं है, बाकी जगह भी है। अब एक और चीज मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको बोला, ऑर्डिनरी लीगल राइट्स। व्हाट आर दोज? वो क्या है फिर? कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है कि नहीं है? इनको हम कहते हैं फंडामेंटल राइट्स। क्लियर बेटा? इनको फंडामेंटल राइट्स कहते हैं, इनको हम क्या कहेंगे? कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स। अच्छा, क्वेश्चन आते हैं, बहुत क्वेश्चन आते हैं ऐसे, फंडामेंटल राइट्स और कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स, क्या ये कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स नहीं है? FR मतलब फंडामेंटल राइट्स अ कॉन्स्टिट्यूशनल राइट और नॉट? तो आंसर है यस। भाई कॉन्स्टिट्यूशनल राइट होता क्या है? जो कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड कर रहा है। क्या फंडामेंटल राइट कॉन्स्टिट्यूशन नहीं प्रोवाइड कर रहा है? देन व्हाई दे आर डिफरेंट? भाई फिर वो अलग क्यों रखे गए? ये चीज क्वेश्चन बन रहा है। बिल्कुल सही है। पार्ट 3 ऑफ अ कॉन्स्टिट्यूशन इज सेक्रेड। मैंने बार बार बोला, अलमीरा से पैसे ले लूंगा लेकिन मंदिर से नहीं छूंगा जब तक रीजन नहीं होगा स्ट्रॉन्ग। क्लियर? क्लियर है? यहां तक पहुंच गए हम लोग? चलिए अब एक चीज समझिए, एक चीज समझिए अब कि पार्ट 3 में जो राइट्स हैं उनको फंडामेंटल राइट्स हम कहते हैं। अब इसके ऊपर एक क्वेश्चन और बनेगा अभी। आई विल आस्क यू द क्वेश्चन, देन यू टेल मी। चलिए बताइएगा। अभी एक बात बताओ बेटा, मैंने आपसे एक तरीके का बस समरी बता रहा हूं आपको। मैंने 3 तरीके के राइट्स आपसे डिस्कस किए, ऑर्डिनरी लीगल राइट, फंडामेंटल राइट्स एंड कॉन्स्टिट्यूशनल राइट। ऑल FR मतलब फंडामेंटल राइट्स आर कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स, बट नॉट ऑल कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स आर फंडामेंटल राइट्स। मतलब समझ में आया? सारे कॉन्स्टिट्यूशनल राइट फंडामेंटल राइट नहीं होते बेटा।
जैसे राइट टू फ्री ट्रेड, ये आपका फंडामेंटल राइट नहीं है, समझ गए आप? वोट फंडामेंटल राइट नहीं है। क्वेश्चन इस पे 2017 में प्रीलिम्स में बन चुका है, आप एक बार चेक करना अपना पीवाईक्यू। पीवाईक्यू इज वेरी इंपॉर्टेंट, पीवाईक्यू के साथ चलिएगा एंड होपिंग दैट थोड़ा बहुत आपने पढ़ा होगा, नहीं भी पढ़ा है तो नो इश्यूज, मैं इस चीज पे बिल्कुल आ जाऊंगा। तो ये मेरा कहने का मतलब है कि ध्यान से पढ़िएगा। अब आप ये सोचोगे, मैंने 3 तरीके के राइट तो आपसे डिस्कस कर दिए, अब चलिए बताइए ऑर्डिनरी लीगल राइट मैंने क्या होता है फिर? भाई ये दोनों तो कॉन्स्टिट्यूशन ने अप्लाई कर दिए, दे दिए, कॉन्स्टिट्यूशन ने तो क्या दिया हमको, ये एलमेरा दिया और मंदिर दिया। भाई वो पैंट क्या थी फिर? पैंट की जिक्र ही क्यों आया? पैंट का जिक्र क्यों आया? बिकॉज दे आर आउटसाइड द कॉन्स्टिट्यूशन। आउटसाइड द कॉन्स्टिट्यूशन का मतलब क्या होता है? उनको संविधान ने नहीं दिया है भाई आपको, वो संविधान से आपको नहीं मिले, समझ गए आप? दे आर आउटसाइड कॉन्स्टिट्यूशन, वो कॉन्स्टिट्यूशन में है ही नहीं, वो कॉन्स्टिट्यूशन के बाहर के राइट्स हैं आपके। क्लियर है बेटा? वो उनको एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशन राइट कहते हैं। अगर आपसे क्वेश्चन पूछे ना गिव 3 एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशन राइट, तो ऑर्डिनरी लीगल राइट की बात कर रहा है वो। इस चीज को हमेशा ध्यान रखिएगा, ऑर्डिनरी लीगल राइट को एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशन राइट भी बोला जाता है। ये बहुत जल्दी नहीं पता लगता है लेकिन है। लेकिन जो 2 और 3 मैंने बात की है, दिस टेम्पल और ये फंडामेंटल राइट्स और वो सेकंड और थर्ड, जो इनके बारे में बात की, अब इनके बारे में बताओ। दीज आर गिवन बाय कॉन्स्टिट्यूशन इटसेल्फ। इनको हमें कॉन्स्टिट्यूशन ने ही दिया है, कॉन्स्टिट्यूशन ने प्रोवाइड किया है। फिर भी जो टेम्पल है, टेम्पल वो पर्टिकुलरली पार्ट 3 में है, और अदर देन पार्ट 3 राइट्स प्रोवाइडेड बाय कॉन्स्टिट्यूशन, जो भी अधिकार आपको संविधान ने दिए हैं उसके बाहर के जितने भी राइट्स हैं कॉन्स्टिट्यूशन द्वारा दिए गए, संविधान द्वारा दिए गए, उनको क्या कहते हैं? कॉन्स्टिट्यूशनल राइट। क्लियर? समझ में आ रहा है? पार्ट 3 में आने वाले राइट्स को क्या कहेंगे? फंडामेंटल राइट्स। राइट्स गिवन बाय कॉन्स्टिट्यूशन अदर देन पार्ट 3 आर नोन एज कॉन्स्टिट्यूशनल राइट। क्लियर? चलिए कमेंट करके फटाफट से एक पूछिए, जो भी क्वेश्चंस होंगे फटाफट से पूछिए, क्या क्या आपके क्वेश्चंस है। अभी तक की जो भूमिका बनी है वो क्लियर हुई है? अब इसी कहानी को आगे बढ़ाते हुए मैं थोड़ा सा समझाऊंगा आपको इसमें क्या क्या चैलेंजेस आ सकते हैं। फिर मैं स्टार्ट करता हूं फंडामेंटल राइट्स। फंडामेंटल राइट्स का आज मैं बहुत ही ज्यादा बेसिक आपको सिखाने वाला हूं, बहुत ही बेसिक बताऊंगा। इनफैक्ट मैंने आपको इतना कुछ बता दिया कि अगर आपसे क्वेश्चन पूछ ले फंडामेंटल राइट्स एंड ऑर्डिनरी राइट्स के बीच में डिफरेंस, तो आप बता ले जाओगे अगर आप सही से पढ़े होगे तो। चलो अब ये बताओ भाई, आप ये सोचोगे कि वो पैंट वाली बात तो रही गई है ना, मैंने ये पैसा चुराने वाली बात उठाई ही क्यों उठाई मैंने? अब आप अगर ये सोचोगे, चलो ये बताओ, अगर पार्लियामेंट को, भाई देखो यही मैं इतनी देर से बोल रहा हूं ना कि पार्लियामेंट को अगर ऑर्डिनरी लीगल राइट को मैनिपुलेट करना है तो वो बहुत इजी है, इनको बस सिंपल मेजॉरिटी से पास कराना है और ये चेंज हो जाएगा। लेकिन इन दोनों को जब आप आओगे ना चेंज करवाने, तो आपको फॉलो करने पड़ेगा एक प्रोसीजर विच इज गिवन अंडर आर्टिकल 368। अब प्रोसीजर क्या कहता है? प्रोसीजर ये कहता है कि लोकसभा में पास होना चाहिए, प्रपोजल टू बी पास्ड इन लोकसभा प्लस राज्यसभा विद नॉट सिंपल, इट इज स्पेशल मेजॉरिटी। समझ गए आप? प्रोसीजर इक्वली डिफरेंट है। अगर मैं आपसे अभी पूछूं, अच्छा ये बताओ, चलो क्वेश्चन एक बनता है यहां पे, मंदिर से पैसे चुराना और एलमेरा से पैसे चुराना, मैनिपुलेटिंग कॉन्स्टिट्यूशनल राइट या मैनिपुलेटिंग फंडामेंटल राइट्स, इन दोनों में से ज्यादा डिफिकल्ट क्या है? चलो जल्दी जल्दी एक कमेंट मारो, जल्दी जल्दी आप लोग कमेंट करिए। डोंट हेजिटेट टू आंसर करने में हेजिटेट करोगे तो कभी आगे नहीं बढ़ोगे। गलत हो सही हो कोई जज नहीं कर रहा, यहां पे कोई यूपीएससी का कैमरा नहीं लगा हुआ है। आप अभी आंसर करो एंड बिलीव मी, जो क्वेश्चन आप गलत आंसर करोगे ना वो आपको जिंदगी भर याद रह सकता है। हो सकता है आपने अभी सही आंसर दिया और 4 दिन बाद आप फिर भूल जाओ उसको। क्लियर है? तो ट्राई टू आंसर, जरूर आंसर करिए। बताइए, मैंने आपसे एक क्वेश्चन पूछा है प्रोसीजर वाइज, विच इज मोर डिफिकल्ट, फंडामेंटल राइट्स को मैनिपुलेट करना या कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स को मैनिपुलेट करना? सोचिए और फटाफट से कमेंट करिए। हो गया?
फंडामेंटल सी बोथ। तो कुछ कमेंट्स आए हैं फंडामेंटल राइट्स के ऊपर। बेटा अभी मैंने आपको हिंट दिया, अभी अभी मैं कितनी बार मैंने ये चीज बता दी कि एक लॉक लगा है एल्मेरा में, एक लॉक लगा है मंदिर के गेट में, दोनों को खोलने पे कट से आवाज आती है। अभी मैं कितनी बार बताया, आप किसने बोला है, चलो जिसने भी बोला हो, फंडामेंटल राइट्स जिन्होंने बोला है मैं उनको क्लियर कर रहा हूं कि बेटा अभी अभी मैंने इसका तो हिंट भी दिया था आपको कि दोनों को ओपन करने में कट से आवाज आ रही है, दोनों इक्वली डिफिकल्ट हैं। एंड द आंसर इज बोथ आर इक्वली डिफिकल्ट। दोनों को चेंज करना, मैनिपुलेट करना इक्वली डिफिकल्ट है, लेकिन फिर भी अगर मुझे मौका मिलेगा तो मैं इसको छूने में कतराऊंगा। दैट इज टेम्पल, फंडामेंटल राइट्स को छूने में मैं फिर भी कतराऊंगा, क्योंकि उसको हटाना, उसको मैनिपुलेट करने के लिए रीजन बहुत स्ट्रांग चाहिए। इक्वल प्रोसीजर डिफिकल्ट है दोनों के लिए, लेकिन फिर भी दैट इज सेक्रेड, क्योंकि भगवान से पंगा नहीं लेने का, बिल्कुल नहीं। क्लियर हो गया आपको? अगर आपको मैनिपुलेट करना भी है तो इट इज गिवन अंडर आर्टिकल 368। 368 के अंदर प्रोसीजर है टू अमेंड, और वो क्या कहता है? प्रपोजल टू बी पास्ड इन लोकसभा एंड राज्यसभा विद स्पेशल मेजॉरिटी। भाई स्पेशल मेजॉरिटी के साथ ही पास होना चाहिए, ठीक है? ये हो गया प्रोसीजर की बात। यहां पे हम लोग आ गए प्रोसीजर पे। बट अब ये देखिए, एक चीज आप देखिए, मैंने आपको जो हिंट दी थी उसके बाद भी बाकी लोगों ने जो गलत किया है, चलो ठीक है मैं आप समझ गया, आप लोग अब बस कमेंट बंद करो और फोकस करो, फोकस करिए ऑन द टॉपिक। इतनी देर से मैंने पैंट से लेके, एल्मेरा से लेके, पतलून से लेके हर एक चीज को मैंने बोला आपको। एक क्वेश्चन आया अभी बीच में, चलो बताओ, फंडामेंटल राइट्स बेसिक स्ट्रक्चर है, कोई कह रहा है, अभी किसी ने कमेंट किया कि इट कैन नॉट बी मैनिपुलेटेड, पार्ट 3 कैन नॉट बी मैनिपुलेटेड। रुको मैं पढ़ के बताता हूं। किसी ने कमेंट किया है कि फंडामेंटल राइट्स कैन नॉट बी मैनिपुलेटेड एज इट इज अ बेसिक स्ट्रक्चर। क्या यह बात सही है? बिल्कुल गलत। फंडामेंटल राइट्स मैनिपुलेट तो छोड़ो, डिलीट भी हो सकती है। एक हुई है, आप लोग बताइएगा उसको कमेंट करके कौन सी। खैर चलिए, ये चीज तो हो ही नहीं सकता बेटा, पार्ट 3 ऑफ अ कॉन्स्टिट्यूशन बेसिक स्ट्रक्चर में तो आ ही नहीं सकता, ठीक है, क्योंकि वो डिलीट भी हो चुका है पहले। चलो बेटा, अब हम लोग इसका प्रोसीजर हम लोग ने जान लिया है, लेकिन एक और चीज, बट मेरे पास अगर एक ऑप्शन और होता चुराने का तो मैं ना चुराता वहां से, ठीक है, क्योंकि वो एक पवित्र रिश्ता है, पवित्र रिश्ता नहीं, पवित्र पैसा है। किसमें? मंदिर में। चलिए मैं एक समरी दे देता हूं आपको। ये हो गया फंडामेंटल राइट्स, ये हो गया कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स। दिया किसने? कहां से आ रहा है? कॉन्स्टिट्यूशन। ये किसमें है? पार्ट 3 में। ये किसमें है? अदर देन पार्ट 3। पार्ट 3 के बाहर जितने भी राइट्स हैं उनको ये कहते हैं कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स। अब इसी में ऑर्डिनरी लीगल राइट्स क्या होते हैं? बाहर, कॉन्स्टिट्यूशन के बाहर के राइट्स जितने भी हैं उनको क्या कहते हैं? ऑर्डिनरी लीगल राइट। तो मिटाओ यार, ऑर्डिनरी लीगल राइट, इसको ये कहते हैं, ठीक है? क्लियर बेटा? इतना समझ में आ गया आपको? अगर इतना समझ में, समरी समझ में आ गई है तो क्या अब हम फंडामेंटल राइट्स के साथ जा सकते हैं? क्या हम फंडामेंटल राइट्स को शुरू कर सकते हैं? आपको ये समझ में आ गया? आपको 3 टाइप्स की राइट समझ में आ गई? 3 तरीके की मैंने राइट्स आपको बताई। ऑर्डिनरी लीगल राइट, जिनका प्रोसीजर कैसा होता है? प्रोसीजर टू अमेंड, इट इज इजी, वेरी इजी। आपको कुछ नहीं करना है, बस पिताजी की पतलून में हाथ डालना है, पैसे निकालने हैं। एल्मेरा और मंदिर इक्वली डिफिकल्ट, लेकिन फिर भी मौका मिलेगा तो कहां से पैसे लोगे? दोनों में से, मंदिर में से या एल्मेरा में से? मंदिर में से कभी मत छूना, एल्मेरा। क्यों? क्योंकि जो मंदिर में पैसे रखे हुए हैं वो सेक्रेड है। अब हम लोग इसी मंदिर के बारे में बात करने वाले हैं। पार्ट 3 ऑफ आवर कॉन्स्टिट्यूशन, इट इज गिवन इन पार्ट 3 ऑफ आवर कॉन्स्टिट्यूशन। अगर मैं आपसे कहता हूं कि 2 डिफरेंस बताइए ऑर्डिनरी लीगल राइट
और फंडामेंटल राइट्स के बीच में। तो क्या आप बता सकते हो जितना मैंने अभी आपको कहानी समझाई है, क्या आप इससे ये भूमिका जो मैंने आपको समझाई है, क्या आप इससे बता सकते हो डिफरेंस बिटवीन टू डिफरेंसेस बिटवीन ऑर्डिनरी लीगल राइट एंड फंडामेंटल राइट? फटाफट से कमेंट करो, फटाफट से जल्दी जल्दी कमेंट करिए। दो डिफरेंसेस आपको बताने हैं। जो नहीं बता पाएगा इट्स नॉट एन इशू, गलत हो रहा है गलत बताइए, बोलिए 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 फटाफट। चलिए दो भी छोड़िए, एक ही बता दीजिए अभी। एक तो बहुत इजीली बता सकते हो कि प्रोसीजर इसका इजी होता था पतलून वाले का, पतलून वाज ऑर्डिनरी लीगल राइट, मैंने कंपेयर किया। लेकिन इसको छेड़ना वाज वेरी डिफिकल्ट पार्ट। भाई आवाज आ जाएगी, फिर भी नहीं छुएंगे क्योंकि भगवान का है वो स्थान, सेक्रेड है, होली है यार, होली मनी है वो। अब हम इसी मंदिर के ऊपर बात करने वाले हैं, पूरी तरीके से बात करेंगे इस मंदिर के ऊपर। चलिए, इसको हम लोग मंदिर कहते क्यों है, ये इतना सेक्रेड क्यों है, इस चीज पे आज बात करेंगे। उससे पहले जानिए, एक क्वेश्चन पूछता हूं आप लोग से। Which was the first country? Which was the first country to give constitutional status to fundamental rights? पहली कंट्री कौन सी थी जो कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस दिया था, जिसने फंडामेंटल राइट्स को? आई एम वेटिंग फॉर योर कमेंट्स, जल्दी जल्दी कमेंट करिए। बहुत इंपॉर्टेंट क्लास है, बहुत बेसिक से पढ़ा रहा हूं। अगर फंडामेंटल राइट्स कभी नहीं पढ़ा था फिर भी ये चीज क्लियर होगी, तो फटाफट से कमेंट करिए, फटाफट से आंसर दीजिए, जल्दी जल्दी। First country to give constitutional status to fundamental rights. ओके भाई, कोई इंडिया वाला नहीं है? इंडिया पे बोली लगाओ यार, इंडिया वाला बोली कोई नहीं लगा रहा है। ओके, यूएस, अमेरिका, अमेरिका, यूके। अरे यूके कैसे हो सकता है बेटा? मैंने क्या बोला? इट हैज बीन गिवन इन पार्ट 3 ऑफ अ कॉन्स्टिट्यूशन। आप यूके कैसे हो? यूके के पास रिटन कॉन्स्टिट्यूशन है? यूके के पास तो रिटन कॉन्स्टिट्यूशन ही नहीं है, तो यूके तो हो ही नहीं सकता। अफ्रीका, ओ माय गॉड, वेरी गुड। चलिए कोई बात नहीं, तो आंसर है इसका अमेरिका, यूएसए। यूएसए, हमने ये यूएसए से उठाया है। बिल ऑफ राइट्स, इट हैज बीन इंस्पायर्ड बाय बिल ऑफ राइट्स। दो लाइन लिखिए, एक बार दो लाइन लिखिए इसके ऊपर, लिखिए अमेरिका वॉज द फर्स्ट कंट्री, अमेरिका वॉज द फर्स्ट कंट्री टू गिव कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस, टू गिव कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस। अमेरिका वॉज द फर्स्ट कंट्री टू गिव कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस to the set of rights called fundamental rights. America was the first country to give constitutional status to the set of rights that are constitutional rights. ठीक है? आपको अमेरिका से तो लिया है, अमेरिका के पास क्या है? फंडामेंटल राइट्स नाम का चीज नहीं है, बताता हूं। लिखिए लिखिए, कंटिन्यू करिए, उसी के नीचे एक लाइन छोड़ के लिख दीजिए, मतलब एक अलग पॉइंट है ये, बुलेट पॉइंट बनाइए। फंडामेंटल राइट्स इन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, फंडामेंटल राइट्स इन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन आर लार्जली इंस्पायर्ड बाय, ये इसी का एक दूसरा लाइन है एक तरीके से। मैंने बताया ना अभी आपको, मैंने बोला कि इट इज इंस्पायर्ड बाय अमेरिकन थॉट, सेट ऑफ राइट्स, फंडामेंटल राइट्स, इसी का एक दूसरा लाइन भी लिख लो। फंडामेंटल राइट्स इन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन आर largely inspired by Bill of Rights, largely inspired by Bill of Rights in the American Constitution, in the American Constitution। तो ये हमने उठाया है अमेरिका से, ठीक है? चलो, यहां तक समझ में आ गया सबको? अब देखिए, इसको फंडामेंटल कहते क्यों हैं? ये एक बहुत ही ज्यादा यूनिक क्वेश्चन है, और ये मैं आपको ये चीज की गारंटी दे रहा हूं, मैक्सिमम पर्सन को ये नहीं पता है। बहुत लोग ऐसे जिनको बहुत कंफ्यूजन है, पता भी है तो बहुत कंफ्यूजन है। तो आप खुद सोचो कि इसको फंडामेंटल क्यों कहते हैं।
चलो इस चीज के ऊपर मैं एक्सप्लेन करता हूं, अभी एक एग्जाम्पल के माध्यम से करने की कोशिश करता हूं। देखिए फंडामेंटल राइट्स मतलब बेसिक राइट्स, फंडामेंटल मींस बेसिक राइट। अभी अगर मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछूं कि बताइए एक कोई ऐसी चीज बताइए, ये देखिए फंडामेंटल राइट्स का मतलब ये हो गया ना, जैसे एक सिर्फ और सिर्फ ये फंडामेंटल इसलिए नहीं कहलाता कि ये फंडामेंटल लॉ ऑफ लैंड से। एग्जांपल दे रहा हूं, फंडामेंटल लॉ ऑफ लैंड का मतलब कॉन्स्टिट्यूशन, मैं क्लियर कर दूं आपको। इसको फंडामेंटल सिर्फ इसलिए नहीं कहते हैं बिकॉज ये कॉन्स्टिट्यूशन ने दिया है या फंडामेंटल लॉ ऑफ लैंड से आया है। कॉन्स्टिट्यूशन मींस फंडामेंटल लॉ ऑफ लैंड, कॉन्स्टिट्यूशन से आया इसलिए इसको फंडामेंटल नहीं कहते हैं। साथ ही में ये काम भी करता है, क्या करता है, क्या करता है, ये स्टेट को आर्बिट्री होने से रोकता है। समझ रहे हो आप, आर्बिट्री का मतलब स्टेट को अथॉरिटेरियन होने से रोकता है। स्टेट मींस गवर्नमेंट, स्टेट मींस समझ लो आप कि इससे अथॉरिटेरियन होने से रोक देता है। जैसे रोकता है इन द सेंस कि मनमानी चीजें नहीं कर सकता। जैसे कल को मान लीजिए गवर्नमेंट ने एक कोई वो निकाला, कोई एक मान लीजिए कोई ऐसा प्रावधान निकाला, कल से गवर्नमेंट कहती है कल को कि गवर्नमेंट जॉब्स विल नॉट बी ओपन टू मुस्लिम्स, गवर्नमेंट जॉब जो है वो मुस्लिम्स के लिए नहीं होगी। तो सर इट इज अ वायलेशन ऑफ आर्टिकल क्या 16, वायलेशन ऑफ आर्टिकल 16। इसमें सुप्रीम कोर्ट को इंटरफेयर करना चाहिए और इस लॉ को नीचे गिराना चाहिए। समझ रहे हो, तो यहां पे आर्टिकल 16 का जैसे ही वायलेशन हुआ, सुप्रीम कोर्ट आया, बोला गवर्नमेंट गलत काम, नीचे गिराओ तुरंत। तो यहां पे गवर्नमेंट अपने मनमर्जी से नहीं कर सकती है कोई काम। तो इसके लिए एक आप लाइन लिख लीजिए, मैंने जो आपको समझाया है कि इट स्टॉप्स द स्टेट बीइंग आर्बिट्री। तो एक लाइन लिख लीजिए फटाफट से, द राइट्स गिवन इन पार्ट 3 ऑफ एन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, the rights given in part 3 of an Indian constitution not only is called not only fundamental because they are provided by fundamental law of land, but also the rights given in part 3 of the Indian constitution are called fundamental not only because they are provided by fundamental law of land, but also they prevents the state being arbitrary, prevents the state becoming या being arbitrary। arbitrary का मतलब क्या होता है बेटा, अपने आप से मतलब अपनी मर्जी से कोई काम नहीं कर सकते। कल को मान लीजिए भाई गवर्नमेंट ने बोला मुस्लिम्स नहीं कर सकते गवर्नमेंट जॉब, तो ये गलत है, आर्टिकल 16 का वायलेशन है, ये क्लियर है। इसी तरीके से कल को गवर्नमेंट भाई बोलती है कि कुछ भी एग्जांपल XYZ की, मान लीजिए कल को कोई आपको गोली मार के चला जाता है, हाँ ऑब्वियसली आप उस टाइम तो मर जाओगे, लेकिन जस्टिस विल बी सर्व टू यू बिकॉज ऑफ पार्ट 3 ऑफ अ कॉन्स्टिट्यूशन। ऊपर से आप अगर एप्लीकेशन देते हो ना तो आपको पक्का है कि मिल जाएगा। समझ रहे हो क्या कहने की कोशिश कर रहा हूं मैं, समझ में आ गया, ये चीज क्लियर हो गई। इट प्रिवेंट्स द स्टेट बीइंग एन आर्बिट्री स्टेट। समझ में आ गया बेटा, क्लियर। तो इससे क्या होता है, इससे एक सिविलाइज्ड सोसाइटी का फॉर्मेशन होता है। इससे जो सोसाइटी होती है वो सिविलाइज्ड फॉर्म में वर्क करती है। समझ रहे हो, सिर्फ और सिर्फ गवर्नमेंट अपनी मर्जी नहीं चला सकती है, आपके पास भी अधिकार हैं, आपके अधिकारों से काम बनेगा। क्लियर है बेटा। तो इससे एक क्या होता है, इससे एक सिविलाइज्ड सोसाइटी का फॉर्मेशन होता है। सिविलाइज्ड सोसाइटी इन योर, ये गवर्नमेंट से तुरंत भाई सुप्रीम कोर्ट आता है या कहती है गवर्नमेंट स्टे इन योर लिमिट, अपनी लिमिट में रहो, अपनी हद में रहो, और गवर्नमेंट चुपचाप बैठ जाती है। सुप्रीम कोर्ट क्या हो गई, जुडिशरी अलग बॉडी है वो। भाई देखिए गवर्नमेंट इज नॉट अलाउड टू रॉब योर फंडामेंटल राइट्स फॉर नथिंग, लेकिन अगर रीजन भाई बहुत स्ट्रांग है, ये याद रखिएगा, अगर रीजन बहुत ज्यादा स्ट्रांग है तो फिर कर सकता है, हमेशा ये याद रखिएगा। उसके लिए रीजन इज वेरी इंपॉर्टेंट, लेकिन स्ट्रांग, बहुत स्ट्रांग। मैंने क्या बोला अभी,
गवर्नमेंट इज नॉट अलाउड टू रॉब योर फंडामेंटल राइट्स फॉर नथिंग। किसी भी बिना किसी रीजन की वजह से आपके फंडामेंटल राइट को कोई हानि नहीं पहुंचा सकती गवर्नमेंट, लेकिन अगर उसके पास स्ट्रांग रीजन है तो पक्का कर देगी। क्लियर? क्लियर हो गया यहां तक? सब कुछ हो गया? ठीक। चलिए एक क्वेश्चन हो जाए। बेटा देखो, एक चीज मैं आप लोग से बोलना चाहूंगा। अभी किसी ने कमेंट किया है, मैं बहुत हम्बली आपसे ये चीज बात करना चाहता हूं इस चीज पे। जब मैं कोई एक टॉपिक पढ़ा रहा हूं तो आप लोग प्लीज उसी टॉपिक से रिलेटेड कोई क्वेश्चन पूछिए, डोंट गो इधर उधर। अभी देखिए मेरे पास एक क्वेश्चन आया, भाई मैं पढ़ा रहा हूं फंडामेंटल राइट्स, आप बीच में कोई भी और क्वेश्चन डालोगे ना तो फिर मेरा भी ध्यान जाएगा और आप लोग का भी ध्यान, आपका ध्यान है ही नहीं वहां, क्योंकि जब मैं ये पढ़ा रहा हूं ना तब आप टाइप करने पे लगे हुए, और जब मैं ये खत्म करूंगा आप टाइप कर लोगे, मैं ये खत्म करूंगा तो आपके पास एक और क्वेश्चन होगा इससे रिलेटेड। तो प्लीज आप इस चीज को ध्यान रखो कि जो मैं पढ़ा रहा हूं आप अभी उस पे रहो। मैंने आपको क्या समझाया, फंडामेंटल राइट्स फंडामेंटल होते क्यों हैं, और आप मेरे से क्या पूछ रहे हो। चलो डिलीट ना करो, आप भेज दो, एक बार भेज दो, मैं इसका आंसर कर ही देता हूं। भेजिए भाई, जल्दी भेजिए, जल्दी फटाफट से भेजिए। चलिए भेजिए भेजिए। ओके देखिए क्वेश्चन क्या इन्होंने पूछा है, राइट टू प्रॉपर्टी वॉज इजिली डिसमिस्ड बाय सुप्रीम कोर्ट, देन हाउ कॉन्स्टिट्यूशनल राइट इज इक्वल टू फंडामेंटल राइट्स। बेटा मैंने कब कहा कि कॉन्स्टिट्यूशनल राइट और फंडामेंटल राइट इक्वल है? क्या अलमारी के में रखे हुए पैसे और भगवान के पास रखे हुए पैसे इक्वल है? ये मैंने कब कहा था? चलिए बताइए। देखिए बिल्कुल आपकी बात सही है कि राइट टू प्रॉपर्टी हटाया गया, इक्वल नहीं है बेटा। राइट टू प्रॉपर्टी हटाने का रीजन देखिए ना कितना स्ट्रांग था। उस टाइम पे क्या करना था, जमींदारी सिस्टम जो था उसको अबॉलिश करना था, होना था अबॉलिश, और उसके लिए राइट टू प्रॉपर्टी का हटना इज वॉज वेरी इंपॉर्टेंट। अगर राइट टू प्रॉपर्टी ना होता तो जमींदारी सिस्टम कैसे हट जाता? आज हम लोग उसी तरीके से रह रहे होते। जमींदारी सिस्टम, किसी एक के पास इतनी ज्यादा जमीन है, कोई एक भूखा मर रहा है, किसी के पास एक इतनी भी जमीन नहीं कि वो अपना मतलब उगा के कुछ खा पाए। समझ रहे हो बात, समझ रहे हो आप? राइट टू प्रॉपर्टी का हटाने का रीजन वॉज वेरी स्ट्रांग, इसी वजह से वो हट पाया, क्योंकि हमें जमींदारी सिस्टम को हटाना ही था। भाई वो अगर ना हटता तो आज इंडिया क्या लगता है आपको इतना ज्यादा आगे बढ़ता है ऐसे? तो दैट रीजन वॉज वेरी स्ट्रांग, इस वजह से वो हटाया। और मैंने ऐसा बिल्कुल नहीं कहा कि कॉन्स्टिट्यूशनल राइट और फंडामेंटल राइट्स आर इक्वल, बिल्कुल नहीं है। बिल्कुल भी नहीं है। बट जब आप राइट टू प्रॉपर्टी की बात कर रहे हो ना, तो राइट टू प्रॉपर्टी को हटाने का रीजन वॉज वेरी स्ट्रांग। उसके वजह से बहुत बहुत ज्यादा भाई डिस्क्रिमिनेशन हुआ था उस टाइम पे। आप कभी आप हिस्ट्री में पढ़ोगे, आप बाकी जो जगह भी पढ़ोगे पॉलिटी वगैरह में भी, तो आपको समझ में आएगा। धीरे धीरे आगे चलते हैं, सब कुछ पढ़ाऊंगा मैं भी। डिलीट करने का उसका रीजन यही था क्योंकि जमींदारी सिस्टम को हमको हटाना था, बेसिक रीजन जिसे कहते हैं। और भी रीजन थे, बट मैं एक बेसिक आपको आइडिया दे रहा हूं, एक रोड मैप क्रिएट कर रहा हूं कि यार क्यों हटा था, राइट टू प्रॉपर्टी हटाने का मतलब क्या हुआ। क्लियर है? इस वजह से मैं आपको बता रहा हूं कि इसलिए हटा था क्योंकि वहां उस टाइम पे हमारे पास रीजन बहुत स्ट्रांग था। चलिए तो ये तो बात हो गई। चलिए बताइए फिर फंडामेंटल राइट्स फंडामेंटल क्यों है? समझ में आया ये किसी को? सिर्फ स्टेट को आर्बिट्री होने से रोकना ही फंडामेंटल राइट्स है, इसीलिए है सिर्फ फंडामेंटल? नहीं। फंडामेंटल का मीनिंग क्या है भाई? ये क्या करता है ये मैंने आपको बता दिया कि वो स्टेट को आर्बिट्री होने से रोक देता है, अथॉरिटेरियन होने से रोक देता है। क्लियर है? लेकिन इसको फंडामेंटल क्यों कहते हैं बेटा? बेसिक, फंडामेंटल मीन बेसिक। बेसिक, अगर मैं आपसे क्वेश्चन पूछूं कि आपकी बेसिक नीड्स क्या हैं, अगर मैं आपसे पूछूं कि आपको सर्वाइवल के लिए क्या चाहिए, बेसिक नीड्स, आपकी बेसिक नीड्स क्या है? हाँ मैं जानता हूं कि आज की डेट में मोबाइल फोन, वाईफाई और पबजी ही बेसिक नीड रह गई है, लेकिन मैं थोड़ा पीछे जाता हूं। क्या लगता है कि आपको ऐसी कौन सी बेसिक नीड है जिसकी वजह से आप सरवाइव कर पाओ? बोलिए, जल्दी जल्दी कमेंट करिए। ऑक्सीजन, वाटर, ओके, फूडिंग, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड, बहुत बढ़िया। तो बेसिक नीड जो है आपकी वो है रोटी, क्लोथिंग, रोटी, कपड़ा और शेल्टर। बेटा देखिए ये आपकी बेसिक नीड हो गई, ये आपकी बेसिक नीड, मतलब ये फंडामेंटल नीड्स हो गई। दीज आर नॉट योर नीड्स, ये सिर्फ आपकी जरूरत नहीं है। ये ध्यान रखिएगा, मेरे वर्ड्स पे जाइएगा इस समय।
दीज आर नॉट योर नीड्स, दीज आर नॉट जस्ट योर नीड्स, आपकी सिर्फ और सिर्फ ये जरूरतें नहीं है, दीज आर योर फंडामेंटल नीड्स, मतलब ये आपकी बेसिक जरूरतें हैं। ये नहीं होगा तो आप चल ही नहीं सकते हो, आप भाई मर जाओगे, आप आगे ही नहीं बढ़ पाओगे अगर ये नहीं हुआ। दीज आर योर बेसिक नीड्स। मैं अभी इसको कनेक्ट करता हूं, फंडामेंटल नीड्स हैं ये, दीज आर नॉट योर नीड्स, दीज आर नॉट जस्ट योर नीड्स। पर रोटी कपड़ा मकान आपकी एक बहुत बेसिक नीड्स है, बेसिक नीड्स की, इसके अलावा अगर ये नहीं होगा तो आप बाकी जो चीज है, घड़ी, मोबाइल फोन, वाईफाई, एसी, गाड़ी, ये सब आपकी लग्जरी में काउंट होगा बेटा। दीज आर योर लग्जरी बट दीज आर योर बेसिक नीड्स। क्लियर है, समझ रहे हो, क्लियर हो गया? दीज आर योर बेसिक, लेकिन जो बाकी चीज है वो सब लग्जरी में, तो इसके बिना सरवाइव करना इज नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल। मैं समझ गया, ठीक, क्लियर है बेटा? अगर नहीं हुआ तो आप सरवाइव ही नहीं कर पाओगे। हालांकि मोबाइल आजकल बेसिक नीड्स में ही आ गया है, मोबाइल तो आज की डेट में बेसिक नीड्स में ही है, ये तो मैं मान रहा हूं, लेकिन ठीक है, अभी हम लोग इसको लेके चलते हैं कि ये बेसिक नीड है। मैं आज आपको यही समझाऊंगा कि ये बेसिक नीड जो है, बेसिक फंडामेंटल क्यों कहते हैं उसको हम लोग। चलो बेटा एक चीज बताओ मेरे को, अब मैं इसको फंडामेंटल राइट्स के पर्सपेक्टिव में लेके आता हूं। एक बात बताइए आप लोग, इसको फंडामेंटल कहते क्यों है? बिकॉज इट इज अ बेसिक राइट्स। ये तो आपको चाहिए चाहिए, इस राइट के अलावा आप कुछ कर ही नहीं पाओगे। अगर आपके पास ये राइट नहीं रहेगी ना तो आपका शायद सर्वाइवल भी मुश्किल हो जाए, नहीं जी पाओगे अगर ये राइट ना रहे। एग्जाम्पल, ऑर्डिनरी लीगल राइट में मैंने एक बोला था मोटर व्हीकल एक्ट सॉरी, मैंने एक बोला था ऑर्डिनरी राइट में मोटर व्हीकल एक्ट। हाँ, तो मैंने ऑर्डिनरी लीगल राइट में बोला था मोटर व्हीकल एक्ट था, जिससे क्या मिल रहा था आपको? लाइसेंस। बेटा एक बात बताओ, आपके पास लाइसेंस नहीं होगा तो क्या आप आगे की लाइफ नहीं जी पाओगे? चलिए बोलिए फटाफट। अगर आपके पास ये एक्ट हटा दिया गया या ये एक्ट नहीं दिया गया, आपको नहीं दिया गया लाइसेंस, तो क्या आप आगे जी ही नहीं पाओगे? लिविंग आपकी इतनी, सर्वाइवल आपका मुश्किल हो जाएगा। जल्दी जल्दी कमेंट करिए। हो जाएगा? नहीं, बिल्कुल नहीं, ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा लाइफ में। कॉन्स्टिट्यूशनल राइट पे आते हैं, एल्मेरा पे आते हैं। बेटा बताइए 326 के अंदर अगर आपको यूनिवर्सल अडल्ट सफरेज है, उसमें वोटिंग का जो भी राइट है ना, मैं राइट पे नहीं आ रहा हूं, मैं बार बार आपसे क्लियर बोल रहा हूं कि मैं राइट पे नहीं पढ़ा रहा हूं अभी, मैं ये सब पढ़ाऊंगा लेकिन अभी नहीं। 326 में आपको यूनिवर्सल अडल्ट सफरेज है, यूनिवर्सल अडल्ट सफरेज। क्या बेटा आप अगर वोट नहीं दोगे तो आप सरवाइव नहीं कर पाओगे? आपका सर्वाइवल होगा या नहीं होगा बताइए? वोट नहीं होगा तो क्या आप जिंदा रह सकते हो, सरवाइव कर सकते हो? आंसर मी यस और नो। ऑफ कोर्स यस, कर सकते हो। लेकिन अब मैं आता हूं आपके पास फंडामेंटल राइट्स पे। चलिए अब मैं आऊंगा अभी फंडामेंटल राइट्स पे। बेटा एक बात बताओ मेरे को, ये दोनों तो आपने बोल दिया कि हाँ हम जी सकते हैं इसके बिना। चलो मुझे अब एक चीज बताना, आप ये बताइए, पॉल्यूशन। मेरा घर एक ऐसी जगह पे है जिसके बगल में एक इंडस्ट्री है। चलो मैं तो हो गया हूं ठीक ठाक, अब मेरी हाइट वगैरह हो गई है, फिजिकल ग्रोथ जो होनी थी वो हो चुकी है मेरी, मैं जितना भी मुझे फिजिकली ग्रो करना था, हाइट बढ़नी थी, सब हो गया, क्लियर। एक 5 साल का बच्चा है, या चलो 3 साल से लेके 5 साल के बीच का एक बच्चा है, 4 साल ले लो आप, 4 साल का एक बच्चा है बेटा, उसके घर के बगल में एक ऐसी इंडस्ट्री है, हजार्डस इंडस्ट्री, जो पॉल्यूशन क्रिएट कर रही है, बहुत ज्यादा अमाउंट में पॉल्यूशन क्रिएट कर रही है। तुम्हें क्या लगता है कि वो पॉल्यूशन उस बच्चे की फिजिकल ग्रोथ को हैम्पर नहीं करेगा? उसका क्या ऐसा जरूरी है कि वो एकदम फिट फाइन हो के पैदा बड़ा हो? वो पॉल्यूशन की वजह से उसका ऐसा नहीं है कि फिजिकल क्या पता उसकी हाइट रुक जाए, हो सकता है, पॉसिबल है, हो सकता है भाई उसको सांस लेने में प्रॉब्लम आने लगे, क्लियर है, हो सकता है उसकी स्किन खराब हो जाए, बिल्कुल खराब हो जाए,
तो क्या ये उसके फिजिकल ग्रोथ पे असर नहीं डाल रहा है? ये कहीं ना कहीं उसके राइट टू लाइफ पे आर्टिकल 21 जो है नहीं कर रहा है, अटैक नहीं कर रहा है? ये कर रहा है ना, बिल्कुल कर रहा है। राइट टू लाइफ ही ना है, राइट टू लाइफ ही तो है आर्टिकल 21। अगर आपको फ्री में मतलब सही जगह आप रह ही नहीं पा रहे हो, आपकी फिजिकल ग्रोथ ही नहीं हो पा रही, तो क्या लाइफ जी रहे हो आप? मैं ये समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि पॉल्यूशन की वजह से कहीं ना कहीं उसका राइट टू लाइफ जो है वो हैम्पर हो रहा है ना। यही चीज मैं समझा रहा हूं, फिजिकल ग्रोथ पे कितना हैम्पर हो रहा है। लेट्स से एक बच्चा है 10 साल का, 10 साल का कोई बच्चा है, वो वर्क कहां कर रहा है? वो सीमेंट इंडस्ट्री में वर्क कर रहा है। सीमेंट की एक फैक्ट्री है, वहां पे वो वर्क कर रहा है, 10 साल का बच्चा है। अब एक बात बताओ, वो 10 साल का बच्चा वहां पे वर्क तो कर रहा है, लेकिन क्या बेटा उसके लंग्स नहीं चोक हो जाएंगे? वो 10 साल का है यार, उसके लंग्स नहीं चोक हो जाएंगे? बिल्कुल हो जाएंगे। तो ये इन्हीं सब चीजों से आपको बचा रहा है कौन सा आर्टिकल? जो 10 साल का बच्चा है, 10 इयर्स वाला, हजार्डस इंडस्ट्री में काम नहीं कर सकते हैं बच्चे। कौन सा आर्टिकल? 24। तो ये बचाया ना इससे भाई। अगर मान लीजिए 24 आर्टिकल ना होता तो वो बच्चे को तो जबरदस्ती काम करवा दिया जाता, तो वो कर रहा होता, लंग्स चोक होता, एक दिन डेथ हो जाती। पॉसिबल है? राइट टू लाइफ कहीं ना कहीं वायलेट हो रहा है, लेकिन इसकी वजह से बच रहा है ना वो, इसकी वजह से उसको जीने का अधिकार मिल रहा है कि नहीं? सेम यहां पे पॉल्यूशन वाली इंडस्ट्री है, बंद हो जाएगी वो भाई। अगर आपका राइट टू लाइफ हैम्पर हो रहा है तो वो बंद होगी इंडस्ट्री, एंड बिल्कुल होगी। क्लियर? इतना क्लियर हो गया? चलिए एक मैं आपको कहानी फिर से सुनाता हूं। ये तो हो गई फिजिकल ग्रोथ की बात। फिजिकल ग्रोथ, रिमेंबर, हाइट हो गया आपका, ग्रोथ हो गया, विड्थ हो गया, जो भी आपके फिजिकल ग्रोथ की बात कर रहा हूं मैं, ये आपके फिजिकल ग्रोथ की बात हो गई। चलिए अब एक कहानी सुनिए फिर से। लेट्स से यू बिलोंग टू, लेट्स से आप क्यों, चलो मैं एक बहुत गरीब परिवार से आता हूं, बहुत गरीब परिवार, बट मैं मैथमेटिक्स में बहुत अच्छा हूं, बहुत ज्यादा अच्छा। ठीक है, मतलब एक तरीके से दूसरा रामानुजन। ठीक, मैं छोटा ही हूं। अब क्या हुआ, जबकि मैं क्योंकि मैं गरीब परिवार से आता हूं, तो मेरे फादर ने मुझे पढ़ने के लिए स्कूल नहीं भेजा, लेकिन मैं मैथ्स में बहुत अच्छा था। स्कूल नहीं भेजा, क्या किया उन्होंने, मुझको अपने साथ वो ले गए एक ढाबे पे। अब ढाबे पे मैंने बर्तन धुलने स्टार्ट कर लिए। अच्छे से मैं बर्तन धुलता हूं, 1 साल बीता, 2 साल बीता, जो भी टाइम बीता हुआ, मैं वहां पे एकदम बर्तन धुलने में एकदम मास्टर हो गया, अच्छा हो गया। क्या होता है अब कि अब ये हालत हो गई है कि आप मेरे से ये मत पूछो 2 into 3 क्या होता है, लेकिन आप अगर ये पूछोगे कि विम बार अच्छा है या विम लिक्विड, मैं आपको बहुत अच्छे से बता लूंगा। मैं इतना एक्सपीरियंस हो गया हूं इस चीज पे, मुझे आप कोई भी डिटर्जेंट के बारे में पूछ लो, मैं बता दूंगा। ये हालत हुई है मेरी। क्लियर? अब ये बताइए, क्या ये चीज सही है? मैं मैथमेटिक्स में इतना अच्छा था और आज मैं किस रेंज में पहुंच गया हूं कि मेरे को विम बार के बारे में ज्यादा अच्छी नॉलेज है। ये मेरा मेंटल इंटेलेक्ट जो था, इसको हैम्पर नहीं किया क्या? मैं स्कूल नहीं जा पाया। मैं उस एज में अगर स्कूल जाता तो क्या मैं और ज्यादा अच्छा ना कर देता? बताइए, समझ रहे हो? तो फंडामेंटल राइट्स आपके फिजिकल ही नहीं, मेंटल थिंग्स को भी प्रोवाइड करता है, बचाता है, बहुत ज्यादा प्रोवाइड करता है। ये मेंटल इंटेलेक्ट को भी बचाता है, एंड दिस इज गिवन अंडर आर्टिकल, बताइए फटाफट से, 21A। क्लियर है? क्लियर हुआ? अंडर आर्टिकल 21A राइट टू एजुकेशन। भाई मैं एजुकेशन कर सकता हूं, फंडामेंटल राइट्स रिलेटेड टू एजुकेशन नहीं है कि 6 से 14 साल के बच्चे फ्री एजुकेशन वगैरह। मैं पढ़ाऊंगा आगे अभी आपको पूरा। मैं अभी आपको एक ब्रीफ दे रहा हूं कि फंडामेंटल राइट्स क्यों इंपॉर्टेंट है, क्यों ज्यादा ये इंपॉर्टेंट है, ये इंपॉर्टेंट क्यों है, इसको फंडामेंटल क्यों कहते हैं। बेटा बेसिक है ये, अगर ये मुझे मिल जाता, ये अगर ना रहता तो मैं विम बार का ही एक्सपर्ट रहता, मैं कभी भी मैथमेटिक्स में आगे ना बढ़ पाता। क्लियर है?
मेरे पास अगर फंडामेंटल राइट्स ना होता पॉल्यूशन के लिए, राइट टू लाइफ के लिए, तो फिर भी मैं कभी भी वैसा ना बिहेव कर पाता, मैं इतना लंबा नहीं मैं बौना होता। बच्चा जो 10 साल का है वो काम कर रहा है, उसका लंग चोक हो चुका होता, शायद उसकी आज तक डेथ भी हो गई होती 1 साल के अंदर। क्लियर है? ये सब फंडामेंटल राइट्स थे आपके पास, इसी वजह से बचे रह गए ना ये लोग। भाई उसको 10 साल के बच्चे को निकाला गया उस इंडस्ट्री से, वो इंडस्ट्री जो पोल्यूशन क्रिएट कर रही थी उसको बंद किया गया। ये जो मैं था यहाँ पे, मैं विम बार लगा हुआ था लगातार, मेरे को हटा के स्कूल में डाला गया, फ्री एजुकेशन मिली। ये सब कहीं ना कहीं मेरे मेंटल हेल्थ को प्रिपेयर किया इसने, उधर फिजिकल हेल्थ प्रिपेयर हुई, तो कौन बचाया मेरे को? फंडामेंटल राइट्स, बेसिक राइट्स। ये बेसिक राइट्स ने बचाया ना मुझे। यही रीजन है, यही बस मैं बता रहा हूं कि फंडामेंटल राइट्स जो है उनको फंडामेंटल इसीलिए कहते हैं क्योंकि इनके बिना आज की डेट में आपका काम ही नहीं चल सकता है। और भी फंडामेंटल राइट्स है, मैं आपको आगे पढ़ाऊंगा, बट उससे पहले आगे जो कंटिन्यू कर लीजिए आप, लिखिए। जैसे एक देखिए, राइट टू रिलीजन है, प्रैक्टिस रिलीजन। आप कोई भी रिलीजन फॉलो कर सकते हो, ऐसा कुछ नहीं है कि आपको कोई एक ही रिलीजन फॉलो करना है ना। 25 के अंदर आर्टिकल 25 भाई स्पिरिचुअल मेंटल से रिलेटेड है ना। आपको किस भी धर्म में शांति मिल रही है, आप जाइए प्रैक्टिस करिए। समझ रहे हो? क्लियर हो रहा है चीजें? चलो कंटिन्यू, कहां पे थे हम? जल्दी जल्दी, हाँ लिखिए। फंडामेंटल राइट्स आर ऑल्सो नोन एज, लिखिए एक लाइन लिखिए। फंडामेंटल राइट्स आर ऑल्सो फंडामेंटल बिकॉज, या फंडामेंटल राइट्स आर ऑल्सो नोन एज फंडामेंटल बिकॉज they are the most important asset, they are the most important asset. Fundamental rights are also fundamental because they are the most important asset with an individual to achieve his or her fullest physical, यही मैंने बताया बेटा, अभी यही मैं अब आपको बताने की कोशिश किया कि जो फंडामेंटल राइट्स है ना वो आपके फिजिकल एज वेल एज मेंटल ग्रोथ के लिए वेरी इंपॉर्टेंट है। तो ये एक लाइन आप लिख लो, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर फिजिकल एंड इंटेलेक्चुअल ग्रोथ। बस ये एक मैंने रोड मैप क्रिएट किया आपका फंडामेंटल के लिए, फंडामेंटल राइट्स के लिए। ज्यादा मैं अभी नहीं पढ़ाऊंगा, इतना आप करके आना। और अगली बार मैं देखो कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स का मैं नोट्स जरूर बनवाऊंगा, लेकिन कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स ऐसे हैं जिसका नोट्स आपको ही बनाना है। एग्जांपल, ऑर्डिनरी और फंडामेंटल राइट्स के बीच में, ऑर्डिनरी और फंडामेंटल राइट्स के बीच का जो डिफरेंस है वो आपको ही बनाना है नोट्स। ये मैंने पूरा एक्सप्लेन किया। फंडामेंटल राइट्स के बेनिफिट्स क्या होते हैं, फंडामेंटल राइट्स किस लिए काम आता है, कहां से आपको आर्टिकल 21 से बचा लेता है, ये 3 चीज मैंने आपको बताई है। लेकिन ऑर्डिनरी लीगल राइट, फंडामेंटल राइट के बीच का जो डिफरेंस है, ये पापा की जो पतलून है और टेम्पल है, इसका जो एग्जांपल है, इससे आप खुद भी बना सकते हो। आज के लिए बस इतना ही। नेक्स्ट क्लास में इसी को आगे कंटिन्यू करेंगे, फंडामेंटल राइट्स को और आगे ले जाएंगे। फिर मैं बताऊंगा फंडामेंटल राइट्स एब्सोल्यूट हैं कि नहीं है, फंडामेंटल राइट्स को चेंज किया जाएगा तो कैसे किया जाएगा, अमेंड होगा तो कैसे होगा। हालांकि मैंने सब कुछ बताया 368 के थ्रू जो बताया था, 368 आर्टिकल लोकसभा प्लस राज्यसभा इन दोनों में पास होना चाहिए विद अ स्पेशल मेजोरिटी। लेकिन ऑर्डिनरी लीगल राइट के लिए क्या था, 5 दिन लोकसभा 5 दिन राज्यसभा, प्रपोजल 5 दिन लोकसभा 5 दिन राज्यसभा विद अ सिंपल मेजोरिटी। सिंपल मेजोरिटी एंड स्पेशल मेजोरिटी के बीच का डिफरेंस आपको निकालना है। ठीक है, क्लियर? तो फिलहाल के लिए मैं अब यहां पे क्लास एंड करूंगा। जो भी चीजें बताई हैं इसको रिवीजन करिएगा। आई विल एक्सपेक्ट कि आप एक थोड़ा सा आगे का पढ़ के आओगे, 1-2 आर्टिकल आप पढ़ के आओगे। आर्टिकल 14 हो गया, 15 हो गया, दैट विल बी आई विल बी कंटिन्यूइंग फ्रॉम द नेक्स्ट क्लास। थैंक यू।